अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं ले आई हुई एक और बड़ी सी लॉन्ग सी नावल, बहुत ही प्यारी सी नावल। लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और अगर आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स, मेरी शॉर्ट वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको नावल्स कैसे लग रहे हैं, आपको नावल का कौन सा कैरेक्टर अच्छा लग रहा है या आप आगे कौन सा नावल सुनना चाहेंगे, और मैं उसे पढ़ने की पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं न्यू नावल। इस नावल का नाम है लम्से जुनूनियत बाय अरीशा खान। इसकी राइटर है अरीशा खान। तो शुरू करते हैं लम्से जुनूनियत बाय अरीशा खान पार्ट 1। ले जाओ इसे यहाँ से और दोबारा मेरे सामने लाने की जुर्रत भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अपनी सुर्ख आंखें लिए दहाड़ने से अंदाज में कहने लगा, जिसमें मुलाजिम कांपते हुए जल्दी से खाने की ट्रे उठाए कमरे से बाहर चला गया। ये सब कुछ नया नहीं था। मेंशन के तकरीबन तमाम मुलाजिमों को इसके ऐसे रवैये की अब आदत हो चुकी थी। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा था जिसमें उसने गुस्सा ना किया हो। जो करना है जल्दी करो, मुझे वो हर हाल में चाहिए। अगर पूरी दुनिया भी छाननी पड़े तो छान मारो, लेकिन अब की बार खाली हाथ ना आना। वो मोबाइल कान पर लगाए अपना हुक्म सुना रहा था। एक झटके से कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल बेड पर उछाला और खुद सोफे की पुश्त पर सर टिकाए सांस लेने लगा। कमरे का हाल बेहाल था, जैसे कोई कबाड़ खाना हो, जबकि उसकी कामयाबी की निशानियां, उसके अवार्ड ज़मीन पर कांच की सूरत में बेहाल पड़े थे। वो रोज़ाना अपने अवार्ड्स यूं ही बेदर्दी से तोड़ दिया करता था। वो अपना नाम खुद ही मिट्टी में मिला चला था, वही नाम जिसे बनाने में उसने एक उम्र लगाई थी। आखिर कहाँ जा सकती है वो, कहाँ? वो खुद कलामी करता हुआ साइड टेबल पर रखे शराब के गिलास लबों से लगाकर पल भर में खाली कर गया था, जबकि आंखें अब भी लाल थीं। तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, अब तुम्हें अपना बना के रहूंगा। वो गंभीर लहजे में कहता हुआ आंखें मूंद गया, जबकि बंद आंखों में भी उसका तस्वुर साफ वाज़ेह दिखाई दे रहा था। माजी के मनाजिर किसी फिल्म की तरह उसकी बंद आंखों के सामने गर्दिश कर रहे थे। बस अब बहुत हुआ, अब तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा। नहीं चाहिए मुझे कोई दौलत, शोहरत, नाम और पहचान। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ख्वाबों की ताबीर चाहिए। उसकी बंद आंखों से आंसू निकलकर रुखसार पर बहने लगे। वो अब काफ़ी बदल गया था। अब वो अपने दिमाग पर दिल को तरजीह देता था, जबकि पहले वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आपने वादा किया था आप मुझे शहर की सबसे बेस्ट यूनि में एडमिशन दिलवाएंगी। क्या किया था ना? वो अभी अभी पार्लर से वापस आई थी जब शावेज ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। तो वो उससे 2 साल छोटा था, मगर हरकतें उसकी अब भी बच्चों वाली ही थी। शहजी प्लीज़ आप ही को सांस तो लेने दो, फिर करते हैं इस टॉपिक पर बात। उसने अपना स्कार्फ उतार कर बेड पर रखा और खुद चारपाई पर बैठी अपनी फूलती हुई सांसें बहाल करने लगी, जबकि शाहवेज भी उसके बराबर आ बैठा। दूधिया रंगत, दरमियाना कद, कमर तक आते लंबे बाल, इंतहा की खूबसूरत सी आंखें, नाजुक से होंठ। उसके हुस्न में शायद ही कोई कमी होगी, मगर आपने मुझसे वादा किया था। वो फिर से जिद करने लगा, जिस पर ताबीर ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा, जो अब मासूम सी शक्ल बनाए उसे देख रहा था। शेजी, कभी आप ही से पानी का भी पूछ लिया करो। पूरे 2 रोड क्रॉस करके पैदल आई हूँ यहाँ, हालत ही खराब हो गई अब तो मेरी। ताबीर ने आंखें मसलते हुए कहा, जिस पर शाहवेज शर्मिंदा सा हुआ और उल्टे पांव भागकर किचन की तरफ गया और एक गिलास पानी भर के ले आया। किसने कहा था आपसे कि कंजूसी दिखाए, रिक्शे में आ जाती ना, क्यों खुद को हलकान किया? पार्लर कोई इतनी नज़दीक तो नहीं है जो आप रोज़ पैदल आती जाती है। वो पानी का गिलास थाम कर पीने लगी, मगर शाहवेज की बात पर उसका हाथ रुका। शहजी, तुम्हें पता तो है बाबा की मेडिसिन लेने के लिए मुझे इन दोनों स्टॉप के बीच रुकना पड़ता है, इसलिए पैदल आना पड़ता है। ताबीर ने अपनी बात मुकम्मल करके पानी का एक घूंट और भरा और अपने पर्स में से मेडिसिन निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाई। ये लो बाबा जान को दे दो। और तुमने कुछ खाया? मैं सालन बनाकर गई थी ना, वो मसरूफ़ अंदाज में कहती हुई बेड की तरफ बढ़ी, जबकि शाहवेज खामोशी इख्तियार किए वहाँ से चला गया। 1 2 3 4 5 और ये 10, पूरे 10,000। इसमें मज़ीद बची हुई रकम मिलानी होगी। अब इसमें शाहवेज की यूनिक की फ़ीस, बाबा जान की मेडिसिन और घर का सामान आ जाएगा। पर्स से पैसे निकाल कर वो गिनने लगी, तभी शाहवेज वापस कमरे में आया और उसके सामने आ बैठा। बाकी के 10,000, जिनसे बिजली का बिल और शाहवेज का कोर्स बआसानी हो जाएगा। वो अपनी बहन को बड़ी गौर से देख रहा था। वो अभी सिर्फ 22 साल की थी, मगर इतनी सी उम्र में एक
लड़की होकर उसने अपने पूरे घर के अखराजात उठाए हुए थे। माँ के जाने के बाद जब बाप का एक्सीडेंट हुआ था और वो अपाहिज हो गया था, तब से अब तक ताबीर ने घर की, बाबा की और अपने भाई की तमाम जिम्मेदारियां खुद ही संभाल रखी थी। अभी आपने कुछ खाया या फिर अब तक भूखी हैं? शाहवेज ने ताबीर के चेहरे पर बिखरे बालों को हटाते हुए मासूमियत से कहा, जिस पर ताबीर ने नफी में सर हिलाया। आप ही चले, पहले खाना खा ले, रात बहुत हो गई है। शाहवेज के कहने पर उसने इस बात में सर हिलाया और पैसे वापस पर्स में रखकर खुद किचन में चली गई। यही थी इसकी ज़िंदगी। सुबह स्कूल में पढ़ाना, शाम में पार्लर जाना और रात में बैठकर सिलाई करना। घर की जिम्मेदारियों को देखकर उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब शुरू कर दी थी और एक साथ 3-3 काम करती थी। अपनी पढ़ाई उसने स्कॉलरशिप के ज़रिए मुकम्मल की थी। शजी, खाना लग गया है, आ जाओ तुम भी खा लो। ताबीर की आवाज़ पर शाहवेज उठकर बाहर चला गया, जहाँ बाबा जान भी बैठे थे। शाहवेज, तुमने भी खाना नहीं खाया था ना? तुमने भी खाना नहीं खाया था क्या? बाबा जान के सवाल पर उसने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। वो कहाँ अपनी आपी के बिना खाना खाता था। उन लोगों ने खाना शुरू किया जबकि बाबा जान तो खाना खा चुके थे, अब दवाई खा रहे थे। जब शाहवेज से मुखातिब हुए, शाहवेज आगे का क्या सोचा फिर? शाहवेज लुकमा लेते लेते रुका और उन्हें देखने लगा। क्या मतलब बाबा जान? अरे भाई, कुछ करना भी है या नहीं, या बस सारी उम्र यूं ही बहन की कमाई पर जीना है? शाहवेज ने नजर झुका ली, जबकि इस बात पर ताबीर भी खाते खाते रुक गई। बाबा जान, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहन हूँ मैं इसकी, कोई गैर नहीं। और फिर वो कर तो रहा है पढ़ाई, 2 साल बाद इंशाल्लाह उससे बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। ताबीर ने नरम लहजे में कहा, जिस पर इफ्तिखार साहब ने ऐब्रो का जाविया बनाया। अरे बस करो, पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अब काम वाम करो, कुछ बहन का हाथ बटाओ। बाबा जान प्लीज़, आपने वादा किया था आप शाहवेज की पढ़ाई के मुतालिक मज़ीद कुछ नहीं कहेंगे, उसे पढ़ने दें। ताबीर हर बार की तरह आज भी अपने भाई की ढाल बनी हुई खड़ी थी। शाहवेज ने एक नज़र सामने बैठे बाबा को, जो उसकी पढ़ाई के दुश्मन थे, और फिर बराबर बैठी बहन को देखा, जो हमेशा से अब तक के उसका साथ दे रही थी। शाहवेज, तुम कल तैयार रहना, मैं स्कूल जाते वक्त तुम्हें यूं ले चलूंगी। प्रिंसिपल से मिलकर अपना कोर्स लिखवा लेना। पार्लर से वापस आकर हम कोर्स लेने चलेंगे, ठीक है? ताबीर की बात पर शाहवेज की खुशी की कोई इंतहा ना रही थी। उसने इस बात में सर हिलाया और खाना खाने लगा, जबकि इफ्तिखार अली साहब हर बार की तरह इस बार भी अपनी लाडली बेटी की बात सुनकर चुप हो गए थे। भाग ओए, भाग जल्दी। वो लोग आज फिर से यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से से फरार हो रहे थे, जबकि हर बार की तरह इस बार भी उनके साथ वो आफत का परकाला भी मौजूद थी। तकरीबन कोई 10 से 15 लड़के यूनि के पिछले हिस्से की दीवार फलांग रहे थे। इनमें वो एक वाहिद ही लड़की थी जो फरार होने में सबसे अव्वल नंबर पर थी। अबे सालो, तुम लोग जल्दी नहीं कर सकते? अगर किसी ने फरार होते देख लिया तो इस साइड भी गार्ड्स बिठा देंगे। उसने एक स्टाइल से अपने चेहरे पर आते वालों को हटाते हुए कहा। ब्लैक जीन्स पैंट, उस पर ब्लू कलर की चेक वाली शर्ट के बटन के दरमियान काले रंग का चश्मा लटकाया हुआ था। वाइट कलर के जॉगर्स पहने हुए थे, जबकि एक हाथ में मुख्तलिफ किस्म के बैंड्स और दूसरे में बॉयज़ वॉच पहने वो कोई लड़का ही लग रही थी। अगर उसके बालों का बॉयकट किया जाए तो बिलाशुबा वो लड़का ही मालूम होती। गोल शेप का साफ और शफाफ गोल शेप का साफ और शफाफ बेदाग चेहरा, बड़े बड़े बाल, दरमियाना कद, बड़ी बड़ी कातिलाना आंखें, बारीक से होठ जो शायद सिगरेट पीने की वजह से हल्के सियाह हो चुके थे, जबकि चेहरे पर मेकअप का नामो निशान तक न था। जल्दी करो, कोई आ ना जाए। वो उन्हें वार्न करती हुई खुद अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रफू चक्कर हो गई, जबकि वो लड़के अब तक वहीं पर मौजूद एक दूसरे की मदद कर रहे थे। वो फुल स्पीड में म्यूजिक चलाए गाड़ी ड्राइव कर रही थी, जबकि हर बार की तरह इस बार भी उसके हाथ में सिगरेट था, जिसे वो वक्फे वक्फे से कश लगा रही थी। अभी वो कुछ ही दूर गई थी जब उसकी गाड़ी चलते चलते रुक गई। अब इसको क्या मौत पड़ गई? वो हाथ को हैंडल पर मारती हुई गाड़ी से बाहर निकली। वो इलाका बहुत सुनसान था, आगे पीछे कोई मैकेनिक भी न था। लगता है इस दफ़ा हेल्प मांगनी पड़ेगी। चल भई, आजिज हो आजिज हो जा तैयार। वो आस्तीन चढ़ाए गाड़ी से उतर कर रोड की तरफ बढ़ी, जहाँ पूरा रोड सुनसान था, गाड़ी का नामो निशान तक न था। हेल्प हेल्प, अभी वो खड़ी हुई कुछ सोच रही थी जब उसे दूर से एक गाड़ी आती दिखाई दी। वो तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने लगी, लेकिन वो गाड़ी उसके सामने से गुजरकर दूर चली गई। भलाई करने का तो कोई ज़माना ही नहीं रहा। वो खुद कलामी करती हुई जेब से चने निकाल कर उछाल उछाल कर मुंह में डालने लगी, मगर तब ही 2 गाड़ियां नजर आने लगी। हेल्प हेल्प, वो फिर से चिल्लाने लगी, जिस पर एक खटारा उसे
एक खटारा सी गाड़ी तो कुछ ही फासले पर रुक गई, लेकिन गाड़ी का हाल देखकर वो इग्नोर करती हुई दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ी, मगर दूसरी गाड़ी को ही हवा से रफ्तार में आगे निकल गई। उसने गुस्से से एक पत्थर उठाया और घुमाकर उस गाड़ी को मारा, मगर वो दूर जा गिरी। कमीना कहीं का। वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी, मगर तभी उसकी नज़र उस खटारा कार पर गई जो अब तक रुकी खड़ी थी। वो सवालिया नज़र से उस गाड़ी को देखने लगी। लाल रंग की ये गाड़ी, जिसकी हालत बहुत खस्ता मालूम होती थी, मगर अब तक गाड़ी से कोई बाहर नहीं आया था। इसको इग्नोर किया, वही साला रुक गया। क्या करूं, क्या हेल्प मांगू इससे? वो सोचों में गुम वहीं पर खड़ी हुई गाड़ी को देख रही थी। दूसरी तरफ वो इस वक्त नशे की हालत में था जब उसका फ़ोन रिंग होने लगा। बमुश्किल बिस्तर से उठकर वो लड़खड़ाते कदमों के साथ चलता हुआ ड्रेसिंग टेबल के पास आ खड़ा हुआ। ड्रेसिंग पर रखा हुआ मोबाइल, जिसमें मैनेजर का नंबर चमक रहा था, उसने कॉल पिक करके कान पर लगाया। हेलो सर, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। अगर कल आप बिल्कुल फ्री है तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। दूसरी जानब से आती आवाज़ को बेजारी से सुनता हुआ वो वापस बेड पर जा गिरा था। कैसी ज़रूरी बात? अपनी सूजी हुई आंखों को उंगलियों से बेदर्दी से रगड़ते हुए उसने बमुश्किल ये अल्फाज अदा किए। वो सर, एक नया प्रोजेक्ट है, एक नए प्रोडक्शन के बारे में आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। ओके, टुमारो वेट माय फार्म हाउस, ठीक शाम 7 बजे। ओके डन सर। अपनी बात मुकम्मल करता हुआ वो सामने से आता जवाब सुनकर कॉल डिस्कनेक्ट कर गया। आंखें लाल हो चुकी थी, क्योंकि आज शाम की पार्टी में उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, जिससे उसे अब तक बहुत थकन महसूस हो रही थी। गुड नाइट एडी, स्वीट ड्रीम्स। खुद कलामी करता हुआ वो नींद की वादियों में फिर से चला गया, इस बात से अनजान कि कोई उसके कमरे में ना सिर्फ दाखिल हुआ था, बल्कि उसके मुकाबिल अपनी बाहें फैलाए उसे तक रहा था। दूसरी तरफ दोपहर का वक्त था जब वो यूनिवर्सिटी में मौजूद था। प्रिंसिपल से बात करके पूरी यूनी का जायज़ा ले रहा था। आज वो बेहद खुश था। न जाने किस तरह से उसकी बहन ने 3-4 साल से पैसे जोड़कर उसे आज सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया था। पढ़ाई हमेशा से ही उसका ड्रीम रही थी। यूनी इतना ज़्यादा हसीन होता है, मैंने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था। वो कंधे पर बैग टांगे कैंटीन की तरफ जा बढ़ रहा था जब उसकी नज़र ऑडिटोरियम की तरफ गई। वहाँ बहुत से स्टूडेंट्स खड़े हुए थे, जैसे कुछ हुआ हो, जबकि वहाँ से उठता हुआ धुआं उसे मज़ीद तजस्सुस में डाल रहा था। वो भागता हुआ उस तरफ बढ़ा। सब लड़कों के बीच से जगह बनाता हुआ वो मंजर आम पर पहुंचा, जिसे वो आग समझ रहा था। वहाँ एक साथ बहुत सारे लड़के गोल दायरा बनाए बैठे सिगरेट पी रहे थे। ये सब, वो अजीब कैफियत में मुब्तला हो गया। आखिर क्या था ये सब? वो लड़के क्या कर रहे थे? ये सब क्या हो रहा है? सभी लड़के शोर मचा रहे थे जब शाहवेज ने एक लड़के से पूछा, सिगरेट खत्म करने का कंपटीशन। वो लड़का उसे बताता हुआ वापस बाकियों के साथ शोर मचाने में मगन हो गया, जबकि शाहवेज का अब दम घुट रहा था। वो वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकलता हुआ बाहर को आया, जहाँ ठंडी हवा चल रही थी। सही कहा था आप ही ने, यूनी की लाइफ बहुत मुश्किल होती है, अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। वो ठसके लेते हुए बेंच पर आ बैठा। अभी वो एक हाथ से सीना मसल रहा था, जब ही किसी ने उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाई, जिसे उस सवालिया नज़रों से देखने लगा। वो स्टेशन से चलती हुई इस खटारा कार की तरफ आई, जहां अंदर कोई न था, मगर जब पीछे नज़र पड़ी तो कोई पीछे वाली सीट पर मौजूद, टांग पर टांग रखे, मुंह कैप से ढके, सीट की पुश्त पर सर रखे आराम फरमा रहा था। सुनो। वो आंखें छोटी करते हुए अंदर झांकने लगी, मगर अंदर बैठा शख्स तो जैसे इस दुनिया में ही ना था। हेलो, वो फिर से कहने लगी, मगर वो टस से मस ना हुआ। ओ भाई, जब हेल्प ही नहीं करनी थी तो गाड़ी क्यों रोकी? आयजल गुस्से से कहती हुई गाड़ी के टायर पर एक जोरदार लात रसीद करती हुई मुड़ने लगी, मगर तभी किसी की दहाड़ पर चौंकी। डोंट कॉल मी भाई, अंडरस्टैंड? वो गुस्से से कहता हुआ वापस अपनी पोजीशन पर टिक गया, जबकि वो खा जाने वाली नज़रों से अंदर बैठे शख्स को देखने लगी। बदतमीज़ कहीं का, बात करने की तमीज़ तक नहीं। वो दांत पीचती हुई मुड़ने लगी, मगर फिर से रुकी। तुम्हें तमीज़ है तो तुम कर लो बात, सिंपल। सपाट लहजे में कहकर वो अब तक पुरसुकून लेटा आराम फरमा रहा था। बेशरम, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से हूँ। इस बार वो पैर पटकती हुई कार के बिल्कुल करीब आई, दरवाज़ा खोलने लगी, मगर वो अब भी पुरसुकून था। आयजल ने एक झटके से दरवाज़ा खोला और हाथ अंदर करके उसके मुंह पर से कैप हटाया, जिस पर वो एकदम उठ बैठा और उसे घूरने लगा।
गोरी रंगत जिस पर हल्की सी दाढ़ी, चेहरे पर बिखरे बाल, पर पुरकशिश गहरी काली आंखें जो नींद की कमी से लाल हो रही थी, बड़ी बड़ी पलकें। वो इतना हसीन था कि बासानी कोई भी लड़की उसके शहर में जकड़ जाए। मगर उसका हुलिया कुछ अजीब सा था। घुटनों से फटी हुई ब्लू पैंट जो धूल मिट्टी की वजह से काफ़ी मैली हो चुकी थी, साथ ही वाइट कलर की शर्ट जिसके सीने पर से दो बटन खुले हुए थे, गले में पहना हुआ लॉकेट जबकि कॉलर खड़े खड़े किए हुए थे, मिट्टी में जुड़े वाइट जॉकर्स, उंगलियों में मखसूस अंगूठियां पहने वो कोई अजीब व गरीब गुंडा ही लग रहा था। आइजल को उसकी कार के अंदर से सिगरेट की इंतहा की बू आने लगी, जबकि उसकी कार में कुछ जली हुई सिगरेट भी पड़ी हुई थी। हे मैम, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? वो अपने हल्के सियाह होठों को खुजाते हुए पूछने लगा, जिस पर आइजल ने बुरा सा मुंह बनाया। तुम? आइजल ने उंगली के इशारे से कहा, जिस पर वो उसे सवाले नजर से देखने लगा। जब तुम्हें हेल्प ही नहीं करनी थी तो यहाँ गाड़ी क्यों रोकी? वो दांत भींचते हुए कहने लगी। आराम करने के लिए। मगर उसका जवाब सुनकर वो चौंकी। क्या आराम? यस। वो फिर से अपने कैप को मुंह पर रखे आंखें बंद किए बैठ गया। तुम्हारे कहने का मतलब है तुम यहाँ मेरी हेल्प करने के बजाय खुद आराम करने के लिए रुके हो? वो बेयकीनी से कहने लगी, जिस पर वो कैप हटाकर उसकी जानिब देखने लगा। कैसी हेल्प? ये मेरी आराम करने की जगह है, मैं यहीं पर आराम करता हूँ मैडम, समझी? अब हटो यहाँ से। वो उसे आंखें दिखाता हुआ हाथ बढ़ाकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने लगा, जिस पर आइजल ने बीच में टांग अड़ाई। ये कौन सी जगह है आराम करने की? मेरी मर्जी, मैं कहीं भी आराम करूँ, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? वो बदतमीजी से कहता हुआ उसे सर पैर तकने लगा। उसे वो लड़की नहीं बल्कि गुंडी लग रही थी। प्रॉब्लम है? बीच रोड पर गाड़ी रोक कर तुम आराम फरमा रहे हो? वो दोनों हाथ बांधे एब्रो का जाविया बनाया उस पर मुसल्लत हुई खड़ी थी, जिस पर वो एक झटके से उसके करीब आया। अगर मैं कहूँ ये रोड मेरे बाप का है तो फिर? वो सपाट लहजे में कहता हुआ उसकी बोलती बंद कर गया। उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया था। अब वो पछता रही थी उस बदतमीज पर अपना वक्त ज़ाया करके, जबकि वो उसके बेहद करीब उसके चेहरे के एक एक नक्श को देख रहा था। जब उसकी आंख खुली तो उसके दूसरी तरफ जब उसकी आंख खुली तो उसके मुकाबिल पाकर उसे अपने मुकाबिल पाकर पलट कर उसे देखने लगा। मगर जब उसका शक यकीन में बदला तो वो एक झटके से उठ बैठा, मगर तभी वो भी अंगड़ाई लेते हुए उठी। मॉर्निंग डार्लिंग, फातिहाना अंदाज में कहती हुई मुस्कुराहट उछलने लगी, जिस पर उसने दांत बीचे। ये सब तुमने किया था? वो आंखें छोटी करते हुए उससे मुखातिब हुआ, जिस पर वो उसके सीने से आ लगी, मगर उससे उसका लम्स महसूस करके कोफ्त हो रही थी। पीछे हटो और बताओ क्यों किया तुमने ये सब? वो एक झटके से उसे दूर करता हुआ उठने लगा, जिस पर रिदा ने उसे रोका। सुनो तो डार्लिंग, किधर जा रहे हो? वो खुमार भरे लहजे में कहती हुई उसे मजीद गुस्सा दिला गई, जिस पर वो रुका और उसे घूरने लगा। मैंने मना किया था ना कि ऐसा कुछ ना करना। पहले भी तुम्हारी इन बेवकूफ़ियों की वजह से हमारा स्कैंडल बना दिया गया था, जिस पर उठते सवालों को बड़ी मुश्किलों से मैंने काबू किया था, लेकिन एक बार फिर से तुमने। वो अभी मजीद कुछ कहता जब वो उसके लबों पर उंगली रखकर उसे खामोश करा गया। ये बेवकूफ़ी नहीं, मोहब्बत है मेरी जान। वो मुस्कुराती हुई उसे उस वक्त का पता तपा रही थी। उसने एक झटके से उसका हाथ हटाया और बेड से उठा, क्योंकि वो शर्टलेस था। जिस वजह से उसका मजबूत जिस्म, जो जिम की वजह से अब और भी ज़्यादा दिलकश लगता था, वाज़ेह होने लगा। उसकी सिक्स पैक उभरी हुई नजर आ रही थी। रिदा, 5 मिनट के अंदर अंदर अपने ये कपड़े पहनो और पीछे के दरवाजे से यहाँ से चलती बनो। वो चेहरे पर सख्त तासुरात लिए उसे उंगली से वॉर्न करता हुआ उसे इस वक्त सितमगर ही लग रहा था। अच्छा ना, जा रही हूँ। वो जल्दी से अपने नाजेबा कपड़े पहनती हुई बेड से उठी, जबकि वो दूसरी तरफ रुख किए खड़ा उसके जाने का इंतजार कर रहा था। मगर तभी रिदा ने उसे पीछे से हक किया। बाय नहीं कहोगे? बड़ी ढिठाई से वो उससे चिपकी हुई खड़ी थी, जिस पर उसने उसे दूर ढकेला। बात सुनो तुम मेरी। रियाज, अगर अब तुमने कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? वो सुर्ख आंखें लिए दहाड़ने से अंदाज में कहता हुआ उसे गुस्से से देख रहा था। अजीब सितमगरी है जनाब की। पहले खुद ही इतने करीब आए थे, नशा बनकर मेरी सांसों में उतरे थे, और अब खुद ही मुझसे मुंह फेर रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? वो शिकायती लहजे में कहती हुई 2 कदम करीब हुई, मगर उसने हाथ के इशारे से उसके बढ़ते कदमों को रोक दिया। गेट आउट। वो दरवाजे की तरफ इशारा करता हुआ उसे घूर रहा था, जिस पर वो अपनी सैंडल्स को हाथ में उठाए झूलती हुई कमरे से बाहर चली गई। आखिर किस तरह जान छुड़ाओ इस पागल औरत से? वो दोनों हाथों से बालों को जकड़ता हुआ वापस बेड पर लेट गया। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना फ्यूचर में ये मेरी कामयाबी की सबसे बड़ी रुकावट भी बन सकती है।
खुद कलामी करता हुआ वो हाथ की 2 उंगलियों से पेशानी रगड़ने लगा, मगर तभी उसे याद आया आज उसकी फ़ोटोशूट है। एक झटके से वो बेड से उठता हुआ वार्डरोब तक आया। अपने लिए आज का ड्रेस सेलेक्ट करके वो शावर लेने चला गया। दूसरी तरफ वो उसके सपाट लहजे में बेहद करीब आकर कहे गए अल्फाजों पर अब तक उसे हैरत से देख रही थी, जबकि वो अपने अल्फाजों को उसके मुंह पर एहसान बनाकर मारने के बाद खुद अपनी पोजीशन पर आ बैठा था। वो वापसी के लिए मुड़ने लगी जब उसकी आवाज़ पर रुकी। वैसे क्या हेल्प चाहिए मुझसे? वो जेब से लाइटर निकाल कर लबों के दरमियान रखे हुए सिगरेट को सुलगाते हुए पूछने लगा। कोई हेल्प नहीं चाहिए। वो पैर पटकती हुई वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई, जबकि वो अपने कार का दरवाज़ा एक झटके से बंद करके अब सिगरेट नोशी करने में मसरूफ़ था। पहले उसने अपना मोबाइल उठाया और नंबर मिलाने लगी, जबकि वो अब तक अपनी कार के बंद शीशे से उसे तक रहा था। आइज़ल ने गुस्से से मोबाइल कार के डैशबोर्ड पर फेंका और आस्तीनों को मज़ीद चढ़ाती हुई वो कार का फ्रंट खोल कर चेक करने लगी, मगर उसे कहाँ गाड़ी के सिस्टम पता थे। पहले उसने एक वायर पर हाथ रखा लगाया पहले उसने एक वायर पर हाथ लगाया जो इंतहा का गर्म हो रहा था, जिससे एक सेकंड के अंदर उसने अपना हाथ पीछे खींचा। अब एक गाड़ी है या आग का शोला? वो सर खुजाती हुई इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। जब उसकी नज़र उस खटारा कार पर गई, वो बदतमीज शख्स उसे कार के अंदर से तक रहा था। लफंगा कहीं का। चेहरे के अजीब व गरीब जाविये बनाते हुए उसने ये अल्फाज कहा, जबकि दूर होने की वजह से वो सुन तो ना सका, लेकिन उसकी शक्ल देख कर ही एक तरफा मुस्कुराने लगा। उफ, ये गाड़ी का फ्रंट है या फिर फिजिक्स का लेक्चर? साला कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। वो सर खुजाती हुई सोचने में मसरूफ़ हो गई। फिर अल्लाह अल्लाह करके उसने एक एक वायर को देखा, मगर कहीं भी कोई मसला नज़र नहीं आ रहा था। तकरीबन 15 मिनट तक वो यूं ही वायर्स में जुड़ी हुई अंदर के सिस्टम को समझने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम रही। जबकि वो शीशा नीचे किए अब तक उसे ही तक रहा था। जब वो अपनी पूरी कोशिश करके थक गई, तब मजबूरी उसे उस लफंगे के पास जाना पड़ा। वो उससे अपनी तरफ बढ़ता देख कर बेसाख्ता मुस्कुराने लगा। गाड़ी के शीशे के पास खड़ी हुई वो उसे आंखें छोटी करके देखने लगी, जबकि वो उसे सवाले नज़र से देखता हुआ कश पे कश लगा रहा था। कितने पैसे लोगे? वो नाक सुकड़ाए सवाल करने लगी। काम बताओ, वो कश लगाकर धुआं छोड़ते हुए कहने लगा, जिस पर वो उसे इशारे से अपनी गाड़ी की तरफ चलने का कहने लगी। वो एक झटके से गाड़ी से बाकायदा कूदने के अंदाज से निकलता हुआ बाहर आया और उसके पीछे पीछे चल दिया। दूसरी तरफ जब उसने पीछे मुड़कर बोतल देने वाली शख्सियत को देखा, तो बेंच पर से उठ खड़ा हुआ, अलबत्ता बोतल अब तक उसने थामी नहीं थी। वो सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। प्रिंटेड लॉन्ग शर्ट, ब्लू पैंट, खुले हुए सीधे बाल, गोरी रंगत, मासूम सी शक्ल। वो लड़की उम्र में काफ़ी छोटी लेकिन प्यारी सी लग रही थी। शाहवेज ने सवाले नज़र से उसे देखा, जिस पर वो भी उसी अंदाज में उसे देखने लगी। पानी? बोतल अब तक उसके सामने बढ़ाए खड़ी थी। नो थैंक्स। वो उसे मुख्तसर सा जवाब देता हुआ वहाँ से जाने लगा, मगर वो उसके सामने आई। पी ले, कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। वो अपनी मासूमियत से भरपूर लहजे में कहती हुई उसे कोई डॉल ही लग रही थी। थैंक्स। वो बोतल उसके हाथ से लेता हुआ बेंच पर बैठ गया और घूंट भरने लगा, जबकि वो भी उसके मुकाबिल बैठी हुई उसे ही देख रही थी। थैंक्स अगेन। शाहवेज ने उसे खुद के बराबर बैठे देखा तो बोतल का ढक्कन लगाता हुआ उसे देने लगा, जिससे वो थाम गई। वो उठकर वहाँ से जाने लगा, जब फिर से उसने उससे रोका। आप यहाँ न्यू एडमिशन है? उसकी मीठी सी आवाज़ उसके कदमों को थमने पर मजबूर कर गई थी। शाहवेज ने पलटकर उसे देखा और इस बात में सर हिलाने लगा। फिर तो आप इस माहौल को बर्दाश्त करने की आदत बना ले, क्योंकि यहाँ हर रोज़ एक नई गेम खेली जाती है। वो समझ चुकी थी शाहवेज को देखकर कि वो कोई सीधा साधा लड़का था। उसे इस माहौल की आदत नहीं थी, जबकि शाहवेज अब तक उसे ही देख रहा था। यहाँ की मैनेजमेंट किसी को कुछ नहीं कहती, यहाँ के कोई रूल्स नहीं है। शाहवेज के मासूमाना सवाल पर लड़की हल्का सा मुस्कुराने लगी, जिससे उसके गालों पर लाइट से डिंपल नुमाया हुए। शायद आप पहली बार ऐसे माहौल में आए हैं। दरअसल ये कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी है। यहाँ के रूल्स फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं। और फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो हर दूसरा लेक्चर बंक करने में आगे से आगे रहते हैं, वो ऐसे रूल्स फॉलो करेंगे? मुमकिन ही नहीं। शाहवेज उसके हिलते लबों को देख रहा था, जिन पर हल्की सी सुर्खी नुमाया थी। मगर ये तो गलत है ना, रूल्स तो सबके लिए बराबर होते हैं, सबको फॉलो करना चाहिए। उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलती क्या? वो एक और बार अपने सवाल से उससे मुस्कुराने का मौका दे गया, जिस पर वो लड़की चेहरे पर उड़ते हुए बालों को कान के पीछे करने लगी। सज़ा तो मिलती है। अभी ये जो सामने 4-5 लड़के बैठे इसमें स्मोकिंग कंपटीशन कर रहे हैं, इंतज़ामिया इन सबको इकट्ठे ही यूनी से 2-3 वीक्स के लिए घर भेज देगी।
वो पुरसुकून अंदाज में कहती हुई उसके सवालों की उलझन सुलझा रही थी, जबकि शावेज ने एक नज़र उसे सरता पैर देखा। वो कोई उससे 1-2 साल ही छोटी होगी, मगर बातों से वो काफ़ी तजुर्बेकार मालूम हो रही थी। शावेज ने इस बात में सर हिलाया और वहाँ से जाने लगा, मगर तभी उसके कदम रुके उसकी मीठी आवाज़ पर। टेक केयर, सी यू टुमारो। शावेज ने एक नज़र से देखा और चलता हुआ यूनी के गेट से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ उफ तब्बू, तुमने तो अपना क्या हाल बनाया हुआ है। कहा भी था कि थोड़ी फेशियल कर लो, धूप की वजह से तुम्हारा चेहरा सुर्ख हो गया है, ज़रा आईना तो देखो। रहमा ने उसके सुर्ख चेहरे को बगौर देखते हुए कहा, जिस पर ताबीर ने उसे घूर कर देखा। कितनी बार कहा है मुझे ऐसे अजीब व गरीब नामों से ना बुलाया करो, और मुझे नहीं करवानी कोई फेशियल वगैरह, मैं ऐसी ही ठीक हूँ। हर बार की तरह इस बार भी ताबीर ने उसे ऐसे नाम लेने पर टोका, जिस पर रायमा ने दांतों के बीच उंगली दबाई। उफ लड़की, ये तुम्हारा निकनेम रखा है मैंने। रायमा की बात पर ताबीर, जो उस वक्त सामने बैठी खातून को मेहंदी लगा रही थी, फिर से उसे घूरने लगी। ऐसे अजीब गरीब निकनेम ही मिले थे तो रखने को। ताबीर उसे नज़रअंदाज करती हुई अपने काम में मसरूफ़ हो गई, जबकि वो सामने बैठी कुछ सोच रही थी। सोच लिया, मैंने सोच लिया। सेनोरीटा, हाँ, आज से तुम्हारा निकनेम सेनोरीटा है। इस बार रायमा की बात पर ताबीर के होठों पर मुस्कुराहट आई। रायमा, तुम भी ना एक ही हो। ऑफ कोर्स। ताबीर की बात पर रायमा ने एक स्टाइल से कहा, जिस पर सामने बैठी खातून भी मुस्कुराने लगी। हो गया कंप्लीट। आप स्टैंड फैन के सामने बैठकर इन्हें सुखा लें। ताबीर ने नरमी से कहा, जिस पर वो खातून दूसरी तरफ चली गई। अच्छा, एक बात तो बताओ सेनोरिटा, तुम अपनी स्किन का ख्याल क्यों नहीं रखती? यार, इतनी प्यारी हो तुम। अगर मैं इतनी प्यारी होती ना, तो मैं तो मॉडलिंग करती। वो शीशे में नजर आते अपने हुस्न पर तनकीदी निगाह डालकर कहने लगी, जिस पर ताबीर ने उसका रुख अपनी तरफ किया। रायमा, कितनी बार कहा है ऐसी बातें ना किया करो। अल्लाह पाक ने सबको खूबसूरत बनाया है। रंग कम या ज़्यादा होने से कोई कम हसीन नहीं हो जाता। वो आज फिर से उसे समझाने लगी, जिस पर उसने इस बात में सर हिलाया। अच्छा ना, बैठो प्लीज़, तुम्हारा फेशियल कर दूँ। ताबीर के लाख मना करने पर भी रायमा ने उसके चेहरे पर फेशियल करना शुरू किया, जबकि वो अब तक मिनमिना रही थी। उफ बाबा, ना करना तुम फजूल खर्ची, ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। रायमा की बात पर ताबीर ने उसे एक नज़र उससे फिर एक नज़र आईना देखा, जहां उसका चमकता हुआ साफ और शफाफ बेदाग चेहरा नजर आ रहा था। ये जो दिन भर तुम जॉब्स में बिजी रहती हो ना, इससे तुम्हारी स्किन में डस्ट बैठ जाती है। अब देखो कितना फ्रेश फेस लग रहा है। रहमा ने उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, जिस पर ताबीर ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा चलो, मैं घर जा रही हूँ। वह आज स्कूल से फारिग होकर घर में सालन रोटी बनाकर जल्दी पार्लर आ गई थी। अभी? लेकिन अभी तो सिर्फ 7 बजे है। रहमा ने उसे हैरत से देखते हुए कहा। हाँ यार, आज बहुत इम्पोर्टेंट काम है। यहाँ से जाने के बाद शाहवेज का कोर्स भी लेने जाना है। ताबीर ने एक छोटा सा स्कार्फ गले में सेट किया और खुद को चादर से कवर करती हुई अपना हैंडबैग हैंग करने लगी। वाह, तुम्हारे भाई का एडमिशन हो गया फाइनली, वो तो बहुत खुश होगा। हाँ ना यार, वो बहुत खुश था। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ। अब तुम ख्याल रखना अपना, और प्लीज़ अपनी बड़ी आपी को कह देना कि ताबीर को काम था, इसलिए जल्दी चली गई। हाँ, तुम बेफिक्र रहो, मैं कह दूंगी। वो जल्दी से पार्लर से निकलकर रोड की तरफ बढ़ गई थी। अब दूसरी तरफ एक टॉवल कमर से पैरों तक, जबकि दूसरा बालों पर लपेटे, वो अपने गीले मजबूत और वर्जिशी जिस्म के साथ शावर लेकर बाहर निकला। सर पर से टॉवल हटाकर वो ड्रेसिंग के सामने आ खड़ा हुआ। सबसे पहले उसने अपने गीले चमकते हुए चेहरे पर बिखरे बालों को सुखाया। नीली राज आंखें, घनी पलकें, हल्के गुलाबी होठ, दूधिया रंगत, हल्की सी बियर्ड जो उसके हुस्न में मजीद इजाफे का बास बनी थी। हाथों की उभरी हुई नसें, चौड़ा सीना, सिक्स पैक्स, एब्स जो उसकी शख्सियत को मजीद मुतासिर कर रही थी। पहले वो बेड पर रखी ब्लू कलर की पैंट पहनने लगा, अब वो शर्टलेस शीशे के सामने खड़ा हो गया। ड्रेसिंग पर से बॉडी स्प्रे उठाकर जिस्म पर लगाने लगा, फिर बेड पर रखी हुई वाइट शर्ट उठाकर पहनने लगा। अब सिर्फ कोट पहनना बाकी था, जबकि अपनी वाइट शर्ट पर परफ्यूम की बोतल उलटने से अंदाज में लगाता हुआ वो हाथों से बालों को संवारने लगा। शीशे के बिल्कुल नज़दीक आकर उंगलियों को दाढ़ी पर फेरने लगा। वो इस वक्त दुनिया का सबसे हसीन तरीन शहजादा मालूम हो रहा था। अभी वो मजीद खुद पर गौर करता जब उसका मोबाइल बजने लगा। सर जी, सब रेडी है, बस आपका वेट है। फ्यू मिनट्स ओनली। सामने वाले की सुने बिना वो कॉल डिस्कनेक्ट करके नीले रंग का कोट पहनने लगा। अपने मजबूत कदमों को आगे बढ़ाता हुआ वो कमरे से बाहर आया, जहां मुलाजिम डाइनिंग पर उसके लिए तरह तरह के अक़साम के खाने सजा रहे थे।
वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ खाने की मेज़ की तरफ आया। अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठता हुआ वो सामने रखे ब्रेड पर बटर लगाने लगा, जबकि मुलाजिम सर झुकाए खड़े उसके अगले हुक्म का मुंतजिर थे। साहब कुछ चाहिए? एक मुलाजिम ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए पूछा, जिस पर उसने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा तो वो काँप कर रह गया। उसने सिर्फ एक ब्रेड खाई थी, जबकि टेबल पर इतने एहतमाम से रखा गया खाना जिसे उसने देखा तक न था। ड्राइवर से कहो गाड़ी तैयार रखे। मुलाजिम को हुक्म देता हुआ वो सामने रखे जूस के गिलासें साफ करने लगा। मुलाजिम हुक्म मिलते ही उल्टे पांव बाहर भागा। एक नज़र अपने सीधे हाथ पर डालकर वो 2 उंगलियों से पेशानी रगड़ने लगा। वॉशरूम में ही रह गई। टिश्यू पेपर से लबों को साफ करता हुआ वहां से उठकर सीढ़ियां अबूर करता हुआ रूम में चला गया, जहां उसका मोबाइल रिंग हो रहा था। पहले तो उसने ड्रेसिंग पर रखी वॉच पहनी, फिर अपने शूज बदले। एक नज़र स्क्रीन पर मार कर वो कॉल इग्नोर करता हुआ मोबाइल जेब में रखकर नीचे चला गया। मसला ये है कि ये स्टार्ट। अभी आगे वो कुछ कहती जब हाथ के इशारे से चुप कराता हुआ वो गाड़ी के फ्रंट पर आ खड़ा हुआ। दोनों आस्तीनों के बटन खोलकर उसे कोहनी तक चढ़ाकर वो अंदर का जायजा लेने लगा, जबकि वो सामने खड़ी उसका जायजा ले रही थी। शक्ल से तो वो कम कम डशिंग नहीं था, लेकिन हुलिये से कोई लुच्चा लफंगा ही जाहिर हो रहा था। जबकि उसके हाथ पर नजर आती उभरी हुई नसें जो इस बात का सबूत थी वो जिम करता है। एक उंगली अपने निचले होंठ पर फेरते हुए वो आगे पीछे देखने लगा, जिस पर आयजल को लगा वो कुछ तलाश कर रहा हो। क्या मसला हुआ है इसमें? कुछ मिनट के बाद वो पूछने लगी, जिस पर वो जो उधर उधर कुछ तलाश कर रहा था अब उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। कमाल है, अभी कुछ देर पहले तुम मुझे मसला समझा रही थी और अब मसला पूछ रही हो। लापरवाही से कहता हुआ वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो एक पानी की बोतल लिए वापस आया, जबकि वो उसे ही देख रही थी। पहले तो उसने बोतल का ढक्कन खोला और वहीं खड़े खड़े आधा पानी अपने मुंह में भरने लगा, और फिर बाकी का आधा बचा हुआ पानी जिसे वो गाड़ी के एक वायर में डालने लगा। वो लड़का आइजल की समझ से बाहर था। गाड़ी स्टार्ट करो, वो बिना उसे देखे माथे पर शिकन लिए कहने लगा, जबकि वो बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगी, जो कि दूसरी बार में स्टार्ट हो गई। थैंक्स, वो बेतासुरात चेहरे के साथ कहती हुई अभी क्लच दबाती जब वो खिड़की के साथ झुककर खड़ा हुआ। व्हाट थैंक्स? वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। आखिर वो क्या कहना चाह रहा था? पैसे देने वाली थी ना तुम? बेशर्मी से पैसे मांगता हुआ वो उसे उस वक्त फकीर ही लग रहा था। आइजल ने पैंट की जेब से 100 का नोट निकाल कर उसके मुंह पर मारा, जिसे थाम कर वो पहले बहुत गौर से देखने लगा कि असली है या नकली। आइजल का दिल किया इस भिखारी का मुंह ही तोड़ दे। ठीक है, वो उसे जताने से अंदाज में कहती अभी आगे बढ़ती जब वो फिर से अंदर झांकने लगा। ज्यादा है। उसने जेब से वॉलेट निकाल कर 10 रुपए का नोट उसी के अंदाज में उसके मुंह पर मारा। आइजल इस हरकत पर दंग रह गई। ये क्या बदतमीजी है? वो गुस्से से चिल्लाई। ये बदतमीजी नहीं, खुला छुट्टा है। उसकी बात पर वो सवालिया नज़र से उसे देखने लगा। जो पानी तुम्हारी गाड़ी के वायर ने पिया है वो कोई आम पानी नहीं, बल्कि मिनरल वाटर था। पूरे 100 रुपए की बोतल थी, जिसमें से आधा पानी मैंने पिया और आधा तुम्हारी गाड़ी के वायर ने। मतलब तुम्हारी तरफ से 50 रुपए बने जो मैंने काट लिए, और बाकी के 40 रुपए जो मेरी मेहनत की दिहाड़ी बनी, हो गए पूरे 90 रुपए। वो उससे एक एक पाई का हिसाब समझाता हुआ वापसी के लिए मुड़ा, जब आइजल ने उसे रोका। वो इस वक्त खुद को बिना दिमाग के तस्वुर कर रही थी। आइजल ने उसके फेंके हुए 10 रुपए का नोट उसकी तरफ उड़ाया। ये भी रख लो, मुझे नहीं चाहिए। अपनी आंखों के सामने से गिरता हुआ नोट, जिसे वो जमीन पर गिरने से पहले थाम गया, अब वापस उसकी तरफ बढ़ाने लगा। ये भी रख लो, मुझे नहीं चाहिए। अपनी आंखों के सामने से गिरता हुआ नोट, जिसे वो जमीन पर गिरने से पहले थाम गया, अब वापस उसकी तरफ बढ़ाने लगा। चाहिए ना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन रखना तो पड़ेगा। जोरे जो दौरानी किसी लड़की का खाली पॉकेट में दिया हुआ 1 रुपया भी नहीं रखता। वो नोट उसके मुंह पर उड़ाता हुआ वापसी के लिए बढ़ गया, जबकि आइजल की नज़रें उसकी पुश्त पर ठहरी हुई थी। आखिर कौन था वो अजीब व गरीब इंसान? वो दिमाग को झटकती हुई गाड़ी स्टार्ट करके अपने रास्ते बढ़ गई। अरे लाइट वहाँ नहीं, यहाँ सेट करो। और तुम्हें कब से कह रहा हूँ ये फ्रेम इधर नहीं उधर लगेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं, समझ ही नहीं आता इन्हें कुछ। वो आदमी बाकायदा चीखने के अंदाज से कहता हुआ सर पकड़कर एक तरफ बैठ गया, जब बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी। बाजीगर बाजीगर बाजीगर। वो ब्लैक ब्रांड शूज़ पहने गाड़ी से पहला कदम निकाले वह बाहर आने लगा, जब सब लोगों ने उसे देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। वो एक स्टाइल से अपना कोट ठीक करते हुए, अपने हाथों की उंगलियों से बालों को सेट करते हुए, कदम बढ़ाते हुए सबको इग्नोर करते अंदर की जानिब बढ़ा।
वो जिस मगरूराना अंदाज से गाड़ी से निकलकर सबकी नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए अंदर गया था, कयामत से कम ना लग रहा था। फोटोग्राफर समेत सब लोग सामने खड़े हुए उसे आते देख रहे थे। वो बिना कुछ कहे सीधा कुर्सी पर आ बैठा। जब मेकअप आर्टिस्ट ने बुर्श लिए अपना काम शुरू कर दिया। सर जी, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? उस आदमी ने सवाल किया, जिस पर आतिश दौरानी ने अपने पुरकशिश नीली आंखों से चश्मा हटाया और उसे घूरने लगा। तुम्हें कहा भी था किसी ऐसी जगह सेट करो जहाँ पर छोटे मोटे लोग आस पास नजर ना आए। तुम्हें पता है ना, मुझे शोर नहीं पसंद। वो सख्त लहजे में कहता हुआ सामने वाले की जान निकाल गया था। सर, आप इतने बड़े मॉडल और इतने मशहूर एक्टर हैं, भला मजमुआ मजमुआ कैसे नहीं होगा? लेकिन आप फिक्र ना ही करें, नेक्स्ट टाइम हम किसी अच्छी और कम आबादी वाली लोकेशन पर फ़ोटोशूट करेंगे। उस आदमी ने आतिश को अपनी बातों से बहलाना चाहा, मगर वो नाकाम रहा, क्योंकि आतिश के चेहरे पर अब भी सख्त तासुरात नुमाया थे। बहुत सब हो गया, मेकअप आर्टिस्ट ने वर्ष का आखिरी टच मारते हुए कहा, जिस पर फोटोग्राफर ने उसे इशारे से जाने का कहा। हाँ, सब ठीक तो है, लेकिन आतिश सर, अगर आप इजाज़त दे तो आपके बाल। वो अभी आगे कुछ कहता जब आतिश ने अपनी गहरी नीली आंखों से उसे घूरा। नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं, ऐसे ही ठीक है। वो आदमी जल्दी से फोटोग्राफर को इशारा करते हुए वहां से दूसरी तरफ जा बैठा, जबकि आतिश अपना कोट उतार कर लाइट्स और कैमरास के बीच आ गया। साइड पोज। उस आदमी के कहने पर फोटोग्राफर ने शूट स्टार्ट करके, जबकि वह आदमी दिल ही दिल में शूट कंप्लीट होने की दुआएं कर रहा था। वह आतिश दौरानी था, इंडस्ट्री में राज करने वाला बादशाह, जिसका फिल्मी नाम बाजीगर था। वो अपनी सिलेक्शन के बाद डायरेक्ट फिल्म में पहुंच चुका था। उसे डायरेक्ट फिल्म मिली थी जिसका हीरो वो खुद था, और अपनी पहली फिल्म में वो इतना हिट हो चुका था कि बाकी की तमाम प्रोड्यूसर्स अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए उसे एक नज़र में ही सिलेक्ट कर चुके थे। वो शुरू से ही अपने उसूलों पर चलता था। उसका अपना एक स्टाइल था, उसके अपने कुछ अहम उसूल थे, जिस पर वो किस सिर्फ खुद चलता था। वो ना कि सिर्फ चलता था, बल्कि तमाम लोगों को भी मजबूरन उसके साथ काम करने पर उसके उसूलों को मानना पड़ता था। और उसी वजह से अक्सर किसी न किसी डायरेक्टर वगैरह से उसकी मुँहमारी होती रहती थी। मगर सब मजबूर थे, क्योंकि आतिश दौरानी ने फिल्म इंडस्ट्री में पहला कदम रखते ही अपनी जगह बना ली थी, जिस वजह से उसके अरबों फैंस उसे ही स्क्रीन पर देखना चाहते थे। हर एक प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन की कामयाबी के लिए आतिश को कास्ट करना चाहता था। बस यही वजह थी जो आतिश की लाख बदमिजाजी को बर्दाश्त करते हुए वो लोग आतिश के आगे पीछे रहते थे। दूसरी तरफ, क्या वाकई? जी हाँ, आप ही इतने बदतमीज़ लड़के थे कि उनका बस नहीं चल रहा था यूनिवर्सिटी को क्लब में तब्दील कर दे। शाहवेज़ हमेशा की तरह आज भी एक एक बात तफसील से उसे बता रहा था, जबकि वो मोबाइल पर रायमा के आते मैसेजेस भी पढ़ रही थी। खैर, तुम अपनी हिफाजत करना, तुम्हें पता है ना कितनी मुश्किलों से बाबा को एग्री किया है मैंने। प्लीज़ शेजी, अपनी आप ही को मायूस ना करना। वो जो करते हैं उन्हें करने दो, तुम बस अपना ध्यान रखना अपनी पढ़ाई पर, और किसी फालतू कामों में इंटरेस्ट ना लेना, बख्ताबीर ने उसे समझाते हुए कहा, जिस पर शाहवेज ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा ना आप ही अब सो जाए, देखिए कितनी थक गई होंगी आप, हाथ पांव दबा दूं? शाहवेज की बात पर ताबीर हंसने लगी। आप ही क्यों हंस रही हैं? आप ऐसा क्या कह दिया मैंने? शेजी ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए पूछा, जिस पर ताबीर ने उसके बालों का तरतीब से बना हुआ हेयर स्टाइल 1 मिनट में बिगाड़ दिया। तुम्हारी बातों पर हंस रही हूँ पागल बहन के, कौन हाथ पाँव दबाता है? और ये क्या किया और ये क्या क्या हुआ है और ये क्या किया हुआ है बालों का हश्र? उफ, आप ही इतनी मुश्किल से सेट किए थे, आपने सब खराब कर दिए। वो मुंह बनाता हुआ उठकर बराबर वाले कमरे में चला गया, जबकि ताबीर उसकी बचकाना शक्ल पर अब तक हंस रही थी। ये 2 कमरे का मकान था, जिसकी छत पर कोई कमरे कमरा न था। नीचे के 2 कमरे थे, कमरे जिनमें से एक ताबीर के इस्तेमाल में था, जबकि दूसरे कमरे में इफ्तिखार साहब और शाहवेज सोया करते थे। बीच में एक सहन था जहाँ 4 पाई बिछी हुई थी, साथ ही किचन और बाथरूम भी बना हुआ था। ताबीर के कमरे में एक अलमारी, एक बेड और एक 4 पाई थी, जबकि शाहवेज वाले कमरे में एक अलमारी, एक बड़ा सोफ़ा था, क्योंकि इफ्तिखार साहब तो कभी अपनी 4 पाई सहन से कमरे में और कभी कमरे से सहन में रखवा लिया करते थे, लेकिन शाहवेज अपने ही सोफे पर सोया करता था। सेनोरीटा,
वो अब मोबाइल रखकर बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रही थी जब रायमा को दोबारा मैसेज आया, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरने लगी। कहो रायमा, तुम अब तक सोई नहीं? ताबीर ने जवाब देकर मोबाइल वापस बेड पर रख दिया, लेकिन सेकंड के अंदर रिप्लाई आ गया, मुझे तो खुशी से नींद ही नहीं आ रही। ताबीर चौंकी, खुशी? कैसी खुशी? अभी उसका मैसेज सेंड ही हुआ था जब रायमा की कॉल आने लगी। उफ, इस लड़की को तो ना इतना सा भी सुकून नहीं है। ताबीर ने कॉल रिसीव की। हाय, कैसी हो मेरी सेनोरिटा? रायमा की बात पर वो फिर से मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्यों नहीं सोई अब तक? यार तुम्हें क्या बताओ, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, यूँ समझो मैं स्टार बनने वाली हूँ। रायमा की बात पर वो हल्का सा मुस्कुराई। स्टार? क्या मतलब है तुम्हारा? यार बड़ी बाजी को मेकअप आर्टिस्ट ने कॉल की थी, उन्हें एक मॉडल तैयार करवाने के लिए बुलाया गया। और पता है, वो मेकअप आर्टिस्ट कह रही थी कि एक चांस से काफ़ी चांस लग सकते हैं। वो एक्साइटमेंट से ताबीर को सारी तफसील बताने लगी, क्योंकि ताबीर को उस पार्लर में काम करते हुए कोई 3-4 साल तो हो ही गए थे, और ये पार्लर रायमा की बड़ी बहन का था, जिसमें वो अपनी गैर मौजूदगी में अक्सर रायमा को पार्लर में भेज देती थी। तब से इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, और रायमा अपनी हर बात ताबीर से शेयर किया करती थी। बहुत सारे चांस, मैं समझी नहीं, ताबीर ने नासमझी से कहा, जिस पर रायमा ने माथा पीटा। उफ यार, बहुत सारे चांस का मतलब है अगर मैं भी आप ही के साथ जाऊं तो हो सकता है मुझे वहाँ कोई जॉब मिल जाए, और क्या पता एक दिन मुझे मॉडलिंग भी करनी पड़े, और फिर मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाऊं। वो उसे अपने दिल की बात बताते बताते ख्वाबों की दुनिया में चली गई। वो हमेशा से ऐसा ही करती थी, फिर ताबीर उसे हकीकत की दुनिया में उतारा करती थी। उफ राइमा, पागल लड़की, इतनी आगे तक का सोच लिया तुमने? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इतनी उम्मीदें वाबस्ता ना किया करो, जब उम्मीद टूटती है तो फिर इंसान अंदर से वीरान हो जाता है। ताबिर उसे समझाने लगी, जिस पर उसने मुंह बनाया। जाओ यार, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। बंदा कभी कभी बात भी मुँह से कभी अच्छी बात भी मुंह से निकाल लेता है। रायमा ने अपनी बात को मुकम्मल करके फ़ोन बंद कर दिया, जबकि वो अब पछता रही थी। उफ अल्लाह, इस लड़की को थोड़ी अक्ल दे, पता नहीं कब समझ आएगी इसे। वो खुद कलामी करते हुए दोबारा से कॉपियाँ चेक करने में मसरूफ़ हो गई थी। शाम का वक्त था, जब हॉस्टल पूरा वीरान पड़ा हुआ था। वो जासूस नजरों से बाहर का जायज़ा लेती हुई वापस दरवाज़ा बंद कर गई। पाँव में जॉगर चढ़ाने से अंदाज में पहनकर खिड़की से बाहर झांकने लगी, जबकि हरीम हर बार की तरह इस बार भी हाथ बांधे उस उड़ती चिड़िया को देख रही थी। लगता है वो लोग आ गए। हवा के घोड़े पर सवार हो अपना मोबाइल और वॉलेट लिए खिड़की की तरफ बढ़ी, मगर दूसरी तरफ खिड़की खड़ी हरमीन पर नजर गई, जो उसे ही घूर रही थी। अच्छा ना जानी, आज संभाल ले बहन होगी, कल से पक्का प्रॉमिस, कहीं भी नहीं जाऊंगी। वो उसके गालों को चूमती हुई दूर हुई, जबकि हरीम अब तक बेतासुरात चेहरा लिए खड़ी थी। हर संडे तुम यही कहती हो आइज? हरीम ने एक अफसोस भरी निगाह उसके कपड़ों पर डाली। टाइट सी ब्लैक पैंट, ब्लू टी शर्ट, जिसके ऊपर चेक वाली शर्ट जिसके बटन खोल रखे थे पहने, वो अजीब फंटर ही मालूम हो रही थी। यार जानी समझा करना। आप आप प्राइम नाइट है अब प्राइम नाइट है, सब फ्रेंड्स आए होंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। वो एक्साइटेड होते हुए कहने लगी, जिस पर हरी ने नज़रें उस पर से हटाई। यार आइजल, तुम अपनी इंजॉयमेंट के चक्कर में अपनी लाइफ का प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रही हो। अगर ये सब तुम्हारे डैड को पता चला ना, फिर सोचा है क्या करेंगे वो तुम्हारे साथ? हरीम की बात पर वो सर खुजाते हुए मुंह बनाने लगी। यार कह तो रही हूँ आज प्राइम नाइट है, कौन सा रोज़ हो जाती है, और वैसे भी डैड ने कौन सा मेरे पीछे जासूस लगाया हुआ है, क्या पता? आयजल ने बेजारी से कहा, जिस पर हरीम ने खुद कलामी की। क्या? कुछ नहीं, बताओ कब तक आ जाओगी? तुम्हें पता है ना, बानो आंटी रात में कोई 2-3 बार तो सब लड़कियों के कमरे चेक करती है। अगर उन्हें शक हो गया तो फिर पहले ही वो तुम्हारी बहुत शिकायतें करती रहती है। अरे कुछ भी नहीं होगा ना डार्लिंग। अच्छा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम ये सब सेट रखना। वो अपने बेड पर 2-3 तकिए रखकर चादर से कवर करने लगी। ये उसका कोई नया काम नहीं था। वो हमेशा से ऐसा ही करती थी। जब भी उसे नाइट क्लब जाना होता था तो वो अपने बेड पर 2-3 तकिए रखकर चादर से ऐसे कवर करती थी कि जब कोई देखे तो उसे लगे यहाँ वो सो रही है। मकसद तो उसका कुछ गलत नहीं होता था, हाँ, लेकिन वो अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। डैड तो उसके आउट ऑफ कंट्री थे। वो काफ़ी छोटी थी जब उसकी माँ की एक जानलेवा बीमारी से मौत हो गई थी। तब से अब तक उसके बाप ने उसे उस ही हॉस्टल में डाल दिया था, और जब से अब तक वो सिर्फ 2 बार ही मिलने आए थे।
वो अपने बिजनेस में इतने मसरूफ रहते थे कि उनके पास अपनी बेटी से बात करने के लिए 2 घड़ी वक्त भी नहीं होता था। वो हर महीने टाइम पर अच्छी खासी पॉकेट मनी उसे भिजवा दिया करते थे, जिससे वो अपनी लाइफ के तमाम अखराजात पूरे करती थी और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से ख़राब करने की आदी हो चुकी थी। लव यू, टेक केयर। वो उसे फ्लाइंग किस देती हुई खिड़की से नीचे उतरने लगी। ध्यान से हरीम उसके पीछे पीछे उसे देखने लगी। जिस तरह वो पाइप को पकड़कर नीचे छलांग लगा रही थी, अगर कोई और लड़की होती तो सबसे पहले तो वो नीचे गिरती, फिर उसका मुंह टूटता और साथ ही दांत भी, और फिर कई चोटें भी आती। मगर इस लड़की को तो अब आदत हो चुकी थी उछल कूद करने की। बाय। वो आखिरी बार एक सरसरी सी नज़र मारते हुए सीधा बाइक पर जा बैठी। ये उसका क्लास फेलो था, जो उसे पिक करने आया हुआ था, क्योंकि रात के इस पहर वो अपनी कार तो निकालने से रही थी। इसलिए जब भी उसे रात के वक्त किसी पार्टी या क्लब में जाना होता था, तो वो अपने क्लास फेलोज को बुला लिया करती थी। पता नहीं कभी अपनी लाइफ को सीरियस लेगी। हरीम खुद कलामी करती हुई अपने बेड पर आ बैठी और किताबों में मसरूफ़ हो गई। हरीम वैसे तो उससे 4-5 साल छोटी थी, लेकिन वो हमेशा से यहीं पर रहा करती थी, क्योंकि उसके वालिदैन का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था, जिस वजह से उसकी दादी ने अपनी उम्र को देखते हुए उसे यतीम खाने भेज दिया था। और फिर कुछ ही महीनों बाद पता चला कि उसकी दादी भी वफात पा गई थी। वो 10 साल की थी जब उसकी टीचर ने उसे यतीम खाने से आज़ाद करवाकर इस हॉस्टल में दाखिल करवा दिया था। तब से अब तक वो यहीं पर रहती थी, और आइज़ल और उसका एक कमरा ही था। और आइज़ल ना चाहते हुए भी उसकी उम्र को देखकर उसे अपने साथ रखने पर राज़ी हो गई थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही हरीम आइज़ल की बेस्ट फ्रेंड बन गई। जिस बस यही वजह थी जो वो दोनों एक दूसरे की बेइंतहा फिक्र करती थी। दूसरी तरफ मैनेजर से मीटिंग के बाद वो डिनर करके अपने रूम में आ चुका था। आज वो जल्दी फारिग हो गया था, वरना शूटिंग की वजह से वो रात गए देर से घर पर आया करता था। टीवी ऑन करके वो बेड पर आ लेटा, जबकि साथ ही साथ वो मोबाइल भी चेक कर रहा था, जब उसकी नज़र एक पोस्ट पर गई जहां मुखालिफिन ने कुछ उल्टे सीधे कमेंट्स किए हुए थे। एक झटके से उसने मोबाइल को साइड टेबल पर रखा और अपने गुस्से को कम करने की कोशिश करने लगा। साइड टेबल पर पड़ी वाइन की बोतल को ग्लास में उंडेलते हुए उसने अपने लबों पर लगाया। ये रोज़ का था। वो हमेशा से अपने गुस्से को काबू करने के लिए वाइन पिया करता था। जहाँ उसके अरबों फैंस बन चुके थे, वहीं उसके कुछ मुखालिफिन भी थे, जिनकी तादाद में आए दिन इजाफा होता रहता था। जहाँ बाजीगर के चर्चे आम थे, वहीं मुखालिफिन भी उसके बारे में घटिया से घटिया बातें करते थे। अभी वो वाइन पीते हुए टीवी देखने में मसरूफ था जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। रिदा रिदा रियाज स्क्रीन पर चमकता हुआ नंबर देखकर एक बार फिर वो अपने गुस्से को जब्त करने लगा। कॉल रिसीव करके कान पर लगाए वो वाइन का घूंट भरने लगा। हाय हैंडसम, डिस्टर्ब तो नहीं किया? हमेशा की तरह आज भी वो उसे अच्छा खासा तपाकर बड़े आराम से सवाल कर रही थी। कहो, क्यों फ़ोन किया है? आतिश ने बेजारी से कहा, जिस पर दूसरी तरफ कहा नुमाया हुआ। याद आ रही थी तुम्हारी। वो मैंने कहना था कि अगर तुम फ्री हो तो मैं आ जाऊं। मैं इस वक्त किसी भी बहस के मूड में नहीं हूँ। बेहतर यही होगा कि आइंदा मुझसे मिलने की या मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना। वो दहाड़ने से अंदाज में कहता हुआ फ़ोन बंद करने लगा, मगर फिर रुका। और हाँ, एक और बात, यहाँ आने की जरूरत भी मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। वो उसे धमकाते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर गया, जबकि दूसरी तरफ रिदारिया, जिसकी आंखें खून के आंसू रो रही थी। अपनी कामयाबी के लिए तुमने मुझे इस्तेमाल किया आतिश दुरानी, लेकिन मेरा नाम भी रिदा रियाज है। जो खेल तुमने शुरू किया था, मैं तुम्हें उसी खेल में उलझा कर रख दूंगी। बेदर्दी से हाथों की उंगलियों से आंसू को रगड़ते हुए वो लब भीज गई। मैं भी देखती हूँ कैसे भागते हो तुम मुझसे। अब तुम्हें मेरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता, खुद तुम भी नहीं। सामने दीवार पर लगी आतिश की तस्वीर को देखते हुए वो जुनून से कहने लगी, जबकि चेहरे पर अजीब वीरानी छाई हुई थी। यही हकीकत थी। जब इसने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तब वो हिट हुआ था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें शोहरत की लालच बढ़ती चली जा रही थी, और इस वक्त रिदा रियाज पूरी इंडस्ट्री पर छाई हुई थी। और इसलिए आतिश ने रिदा से ताल्लुकात बनाकर उसे अपनी तरफ मायल किया, जबकि रिदा ने खुद उसके साथ काम करने की ख्वाहिश पूरे मीडिया पर जाहिर की थी। इसी तरह काफ़ी प्रोजेक्ट्स उन्होंने साथ किए थे, और इसी दौरान रिदा को आतिश दुरानी से इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी कि वो हर 2 दिन बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आतिश दुरानी की पिक्स लगाकर मिस यू
मिस यू के कैप्शंस डाल दिया करती थी, जिससे उनके फैंस को लगा था कि उनके बीच कुछ चल रहा है। मगर जब आतिश का नाम उसके नाम से ऊंचा होने लगा तो आतिश का उससे दिल भरता गया। इसी दौरान रिदा रियाज के बहुत से बोल्ड एक्टर्स के साथ नाइट क्लब और होटल्स में इकट्ठे होने की वजह से काफ़ी स्कैंडल सामने आने लगे। आतिश को जब ये बात पता चली तो वो अपनी साख और नाम को बचाने के लिए उससे दूरी इख्तियार कर गया। मगर एक बार जब वो ड्रंक था तब रिदा ने उसके साथ अपनी पिक्स वायरल की थी, जिनमें आतिश उसे रेड रोज़ दे रहा था। तब सबको लगा आतिश उसे प्रपोज करने वाला है। आतिश ने दूसरे दिन जब ये खबर मीडिया पर फैलते देखी तो उसे वार्न करने के लिए उससे मिलने उसके फ्लैट गया, और तब ही मीडिया पर उसका स्कैंडल बन गया। उसने बड़ी मुश्किल से ये सब हैंडल किया था। तब से वो उससे दूर रहता था, मगर वो अब तक उसके पीछे ही पड़ी हुई थी। आतिश ने एक ठंडी सांस लेकर उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट किया। बेड पर आकर वो आंखें बंद करता हुआ नींद की वादियों में चला गया। दूसरी तरफ याहू, हर तरफ शोर बरपा था। तेज तेज म्यूजिक की आवाज़ से पूरा क्लब मानो जैसे हिल रहा था। सब लोग अपने अपने ग्रुप के साथ एंजॉय कर रहे थे। ये प्राइम नाइट थी, जहां सब के सब अपनी तमाम टेंशनों से भाग कर यहाँ आकर अपनी ही दुनिया में मगन हो गए थे। वो अपने दोस्तों के साथ डांस करने में मसरूफ़ थी। जूस के ग्लास को वो ऐसे पकड़ी हुई थी जैसे शराब की बोतल हो। वैसे उसने 2-3 बार तो ड्रिंक की थी, जिस पर हरीम ने उसे संभाला था और हॉस्टल में सबसे छुपाकर वो कमरे में वापस लाई थी। आइज आइज़, चलो डांस फ्लोर पर चले। उसके एक दोस्त ने उसे इशारे से अपनी तरफ बुलाते हुए कहा, जिस पर वो उसके साथ डांस फ्लोर पर चली गई। बहुत सारे लोग, जिनमें से कुछ तो होश में थे ही नहीं, सब डांस करने में मसरूफ़ थे। उसने भी अपने मखसूस स्टाइल में झूमना शुरू कर दिया। याहू, वो फुल इंजॉय कर रही थी। लाइट्स ऑफ ऑन होने की वजह से उसका चेहरा वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। अभी वो मज़ीद झूमती जब अचानक से वो किसी से टकराई, और जिससे वो टकराई उसके हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास ज़मीन पर जा गिरा, जबकि उसकी जैकेट भी तकरीबन ख़राब हो चुकी थी। आई एम सॉरी। अभी वो नज़र उठाकर सामने देखने ही लगी थी जब सामने खड़े वजूद को देखकर मानो जैसे फ्रीज ही हो गई। वही पुरकशिश गहरी आंखें, चेहरे पर बिखरे हुए बाल, गले में मखसूस लॉकेट, जबकि हाथों में शेर के सांचे की मानिंद बनी अंगूठियां। वो उस शख्स को कैसे भूल सकती थी, जबकि वो उसे ही घूर रहा था। तुम। वो उंगली अगले अगले बढ़ा वो उंगली आगे बढ़ाते हुए उसे कहने लगी, मगर वो चेहरे पर सख्त तासुरात लिए उसे ही घूर रहा था। आइजल को कल सुबह वाला सीन याद आने लगा। वो आखिर किस तरह उसके मुंह पर नोट उछाल कर गया था। अंधी हो, वो लब भींचते हुए सख्त लहजे में कहने लगा, जिस पर आइजल ने उसे घूरी से नवाजा। वो पहले ही उस जैसे बदतमीज इंसान से अच्छा खासा तपी हुई थी, मगर आज वो फिर से उसके सामने खड़ा हुआ था। ओ हेलो, सामने से तुम आ रहे थे, मैं नहीं। वो एक स्टाइल से कहती हुई पलटने लगी, मगर तभी उसने एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे वो उसके सीने से जा टकराई। टकराई तुम थी, मैं नहीं। वो अब काफ़ी जब्त करता हुआ कह रहा था, जबकि वो अब तक उसके सीने से लगी हुई थी। उसकी अचानक वाली हरकत पर आइजल उससे गुस्से से घूरने लगी और उससे अपना आप आज़ाद करवाने लगी, मगर उसकी गिरफ्त में मजबूती थी। ये क्या बदतमीज़ी है? वो खा जाने वाली नज़र से उसे घूर रही थी। अभी तुमने बदतमीज़ी मेरी देखी ही कहाँ है? वो ज़ोमानी अल्फाज कहता हुआ उसे उस वक्त जहर लग रहा था, जबकि ये अल्फाज ने आइजल के लबों पर निगाह दौड़ाते हुए कहा था। छोड़ो मुझे। आइजल ने मज़ाहमत करना चाही, मगर नाकाम रही। वो अब तक उससे अपने करीब किए खड़ा था। अगर ना छोड़ूं तो। आईब्रो का जाविया बनाते हुए उसने ये अल्फाज अदा किए, जिस पर आइजल ने आग उगलती हुई नज़रों से उसे देखा, जिस पर वो एक तरफा मुस्कुराने लगा, मगर तब ही एक पल के लिए आइजल उसके उस हसीन मुस्कुराहट में खोसी गई थी। मगर अगले ही लम्हे वो संभल गई। क्या चाहते हो मुझसे? उसे पता था ये ढीठ इंसान ऐसे उसकी जान नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने काम की बात की। हिसाब? जबकि वह मुख्तसर सा कहता हुआ उसके चेहरे के एक एक नक्श को गौर से देखने लगा। कैसा हिसाब? वो सवालिया नज़र से उसे देखने लगी। जो जैकेट तुमने अभी अभी ख़राब की है, उसकी कीमत 2500 रुपये है। वो उसकी हल्की ब्राउन आंखों में देखते हुए कहने लगा, जिस पर आइजल ने बमुश्किल दूसरे हाथ को अपनी पैंट की जेब में बढ़ाया और वॉलेट निकाल कर 2000 के ऊपर एक 500 का नोट रख कर उसकी तरफ बढ़ाने लगी, जबकि 5000 का नोट जो उसके वॉलेट से झांक रहा था उसने वापस वॉलेट में रखा। तभी उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी। उसने पहले उन नोटों का बगौर जायज़ा लिया, फिर आइजल को देखने लगा। हो गया? वो अपने कॉलर ठीक करती हुई स्टाइल मारकर मुड़ने लगी, मगर
तभी उसने हजरी से उसका हाथ मरोड़ा, जबकि इस बार वो उसके पीछे था। अभी हिसाब बाकी है। उसकी पुश्त पर अपनी थोड़ी जमाए वो सरगोशी नुमा अंदाज मुखातिब हुई। उसकी गर्म झुलसती हुई सांसें अपनी नाजुक सी गर्दन पर पड़ती महसूस करके आइज़ल की रीढ़ की हड्डी में अजीब सी सनसनाहट महसूस होने लगी, जबकि वो उसकी क्लॉन की खुशबू धीरे से अपनी सांसों में उतारने लगा। क्या क्या मतलब? और वो मुश्किल लब हिलाती हुई ये अल्फाज अदा कर गई, जो ग्लास तुमने तोड़ा है उसकी कीमत पता है क्या थी? वो एक अजीब सी बात कहता हुआ उसे पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर गया। ग्लास था, टूट गया, फिर क्या फ़र्क पड़ता है कितनी भी कीमत हो? वो उसकी तरफ पलट कर अपने आप को संभालती हुई उसे कहने लगी, अगर मैं कहूँ ये ग्लास मैं अपने साथ लाया था अपने घर से, तो फिर? जोरेस की बात पर वो अजीब कैफियत में मुब्तला हुई। आखिर क्या था? वो एक एक बात का एक अजीब सा जवाब हमेशा तैयार रखता था। वाह नाइस, तो फिर बताओ क्या कीमत है उस गिलास की? वो हाथों से ताली बजाते हुए कहने लगी, जिस पर सामने खड़े शख्स ने लब हिलाते हुए कुछ कहा, लेकिन म्यूजिक की आवाज़ इतनी तेज थी कि आइजल की कुछ समझ नहीं आया। वो सवालिया नजर से उसे घूरने लगी। जोरेज ने एक झटके से उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ खींचता हुआ दूसरी तरफ ले गया, जहां म्यूजिक की आवाज़ अब काफ़ी कम सुनाई दे रही थी। 2 ग्लासों का सेट था, पूरे 150 का, जिसमें से एक गिलास आज सुबह मैंने शीशे पर मारकर तोड़ा था और दूसरा अभी तुमने धक्का मारकर तोड़ा है। 150 के 2 गिलास, यानी 75 रुपए का एक गिलास हुआ। वो पूरी बात तफसील से बताता हुआ उसे उसकी उस वक्त मैथ का एक्सपर्ट ही लग रहा था। हसन ने उसे घूरी से नवाजते हुए जेब से एक 50 का और 2 10 का नोट निकाले, जबकि अब वो दूसरी जेब से सिक्का निकाल रही थी। 5 का सिक्का निकाल कर उसने सारे पैसे सामने रखे और सामने खड़े शख्स को थमाए। ये रखो, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो 5 का सिक्का उसे वापस देता हुआ एक नए तजस्सुस में डाल चुका था। इस बार आइज़ल को लगा वो फिर से कुछ न कुछ कहेगा। वो चुपचाप सिक्का थामे कदम बढ़ाने लगी। पूछोगी नहीं कि 5 रुपए क्यों माफ़ किए मैंने? वो खुद ही सवाल करता हुआ उसके बढ़ते कदमों को रोक गया। चलो मैं खुद ही बता देता हूँ वो क्या है ना। वो अभी सवालिया नज़र से उसे देख ही रही थी जब वो दो कदम उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बिल्कुल उसके करीब आ खड़ा हुआ, जबकि वो पीछे होने लगी, मगर पीछे तो दीवार थी। वो क्या है ना, तुम्हारे क्लोन की खुशबू मुझे पसंद आई, इसलिए 5 रुपए तुम पर माफ़। वो अपनी गहरी काली आंखों को उसकी बड़ी बड़ी आंखों में गाड़ते हुए मध्यम से लहजे में कहने लगा। उसी दौरान आइजल को लगा उसकी एक बीट मिस हुई है। वो उसके लबों के मजीद करीब आने लगा। आइजल को अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। ना जाने वो आज कुछ क्यों कह नहीं पा रही थी। जोरेस के मजीद करीब आने पर आइजल ने आंखें मीच ली थी। तभी वो एक मध्यम सी फूंक मारते हुए उसकी होश उड़ाकर पल भर में वहां से गायब हो गया। आइजल ने उसकी गैर मौजूदगी महसूस करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली, तो वो वहां ना था। आइजल ने हर तरफ नजरें दौड़ाई, मगर वो ऐसे गायब हुआ था जैसे वो वहां था ही नहीं। ये मुझे क्या हो रहा है? वो अपने दिल के मकाम पर हाथ रखकर अपनी तेज होती धड़कनें महसूस कर रही थी। आजिज़, कहाँ हो तुम? दोस्तों की आवाज़ पर वो होश में आई थी। यार प्लीज़ मान जाओ प्लीज़ मान जाओ प्लीज़, देखो तुम्हारी स्किन भी कितनी अच्छी है, फेस कट भी ओके ओके है, और फिर तुम्हारी ये स्मार्टनेस, उफ। ताबीर उसे कोई 50 बार तो मना कर ही चुकी थी, लेकिन बकौल ताबीर के रायमा भी एक ही थी। रायमा ने भी ठान ली थी कि आज ताबीर को मना कर रहेगी। यार रायमा, तुम क्यों नहीं समझती, मैं वहाँ एज अ मॉडल नहीं जा सकती। तुम्हें पता है ना, जब कोई मेकअप आर्टिस्ट अपनी मॉडल तैयार करता है तो उस मॉडल के फ़ोटोशूट भी किए जाते हैं, और फिर न जाने कहाँ कहाँ वो फ़ोटोशूट आउट हो जाएंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, ताबीर ने एक और बार उसे समझाया, जिस पर रायमा बेचारगी से उसे देखने लगी। यार मगर तुम ही ने तो कहा था कि तुम्हें बचपन से मॉडलिंग का शौक था, और अब जब तुम्हें एक छोटा सा चांस मिल रहा है तो तुम उसे इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट कर रही हो। रायमा का बस नहीं चल रहा था, वो अजीब व गरीब किस्म के मुंह बना बनाकर पूरी पूरी हो जाए। हाँ कहा था, लेकिन वो शौक बचपन का था जो अब खत्म हो चुका है खत्म हो चुका है। मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं ये सब नहीं कर सकती, और फिर बाबा जान को अगर पता चला ना तो वो कितने खफा होंगे मुझसे। ताबीर ने चेयर पर बैठी लड़की की आईब्रो बनाते हुए कहा, जिस पर रायमा ने मुंह बनाया और उठकर दूर जाने लगी। उसकी बहन वहां आई तभी उसकी बहन वहां आई। हाँ भाई रायमा, कहाँ है तुम्हारी वो मॉडल? बताओ मुझे, ताकि आज शाम से पहले पहले तक मैं उसे पूरी रेडी कर दूँ। तुम्हें पता है वो लोग शाम 7 बजे ही आने वाले होंगे। मिन्हास अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए कहने लगी, जिस पर रायमा ने नजरें झुकाई। क्या हुआ रायमा, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे मैं। आप ही जिस मॉडल को मैंने सेलेक्ट किया था वो आपकी लाडली ताबीर है।
जो कि इस काम के लिए साफ इनकार कर चुकी है, और फिर इसके अलावा मेरी नज़र में कोई खूबसूरत स्मार्ट सी लड़की नहीं है। रायमा तकरीबन रोने वाला मुंह बनाते हुए कहने लगी, जिस पर मिन्हास ने पहले अपनी ड्रामेबाज बहन को फिर सामने खड़ी ताबीर को देखा, जो उन्हें ही देख रही थी। वाह, परफेक्ट, ताबीर इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिर मसला क्या है? मिन्हास उसके सवाल पर ताबीर ने नफ़ी में सर हिलाया। मिन्हास आपी, मैं ये नहीं कर सकती। आपको पता है ना, मॉडल की फ़ोटो शूट की जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक मेरी तस्वीरें पहुँच जाएगी, और बाबा जान इन सब के लिए बिल्कुल भी रजामंद नहीं होंगे। ताबीर ने अपनी परेशानी जाहिर की, जिस पर मिन्हास कुछ सोचने लगी। और अगर मैं तुम्हारे बाबा से बात कर लूँ तो? अरे अरे, नहीं नहीं, प्लीज़। ताबीर एकदम से घबराई। ताबीर, आप भी ठीक कह रही हैं, उन्हें बात करने दो। क्या पता इसी बहाने तुम्हारी सचमुच वाली सिलेक्शन हो जाए। और सोचो, अगर वाकई ऐसा हो गया तो तुम्हें इतनी जॉब्स भी नहीं करनी पड़ेगी। बस एक फ़ोटोशूट में तुम इतना ज़्यादा कमा लोगी कि अपने बाबा और भाई और घर के अखराजात समेत अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर सकती हो। रायमा उसे समझाने लगी। उसका सर अब तक नफ़ी में हिल रहा था, जिस पर मिन्हास ने रायमा को इशारा करके चुप कराया, जिस पर रायमा खामोश हो गई। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लॉन्ग है। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। तो आगे की स्टोरी सुनने के लिए अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली किस्त में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।